जो हमारी छठी यूनिट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपका आहार, बैलेंस डाइट जो है आपका, ठीक है, और ऋतुचर्या, आयुर्वेदा के अनुसार आहार, ठीक है, ये चीजें आती हैं। और इससे प्रश्न, ज्यादातर जो प्रश्न आता है, या तो इस बार भी हमने देखा कि ज्यादातर प्रश्न तो जो थे वो आहार से संबंधित थे। क्यों? ठीक है ना? सर कितने मार्क्स के लिए आता है एनाटॉमी का? एनाटॉमी से कम तो 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म, ये यूनिट भी आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ही है, जो आहार है, ठीक है ना? तो ये नहीं कह सकते सभी से मिला के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कई बार 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 7 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना? इस बार एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन और कार्ब्स की जो मात्रा होती है डायबिटीज में, याद है क्वेश्चन? नहीं सर, याद तो नहीं है। ये क्वेश्चन था, तो वो आपका आहार से लिया गया था, ठीक है ना? चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक तत्व जिस भोजन में हो वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? को नोट करेंगे। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक तत्व जिस भोजन में हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार, ठीक है ना? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, इंग्लिश में इसको बैलेंस डाइट कहेंगे, ठीक है। संतुलित आहार द्वारा ही शरीर को पर्याप्त सम्यक मात्रा में पोषण प्राप्त होता है। बैलेंस डाइट के थ्रू ही जो हमारी बॉडी है उसको पोषण मिलता है, ठीक है, वो कार्य करता है। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अनुसार आवश्यक कैलोरी की मात्रा अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आहार मात्रा होती है। वो किस प्रकार का वर्क करता है इस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए आहार में, उसको फूड में, ठीक है, जो वो खाना खा रहे हैं उनको कितनी मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए, डिपेंड किस पे करता है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, किस प्रकार का वर्क कर रहा है, ठीक है। सामान्यतः एक मनुष्य मनुष्य को प्रतिदिन कौन कौन सी आहार सामग्री कितनी कितनी मात्रा में कब कब सेवन की जानी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का पोषण होता रहे, ठीक है। हर एक व्यक्ति को कितनी कितनी क्वांटिटी में और कब लेनी चाहिए कि उसके जो शरीर है उसको एनर्जी मिलता रहे, ठीक है। शरीर की 7 धातुएं यथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि की पूर्ति होती रहे। आहार से क्या होता है? अगर बैलेंस डाइट लेंगे तभी ये सप्त धातुएं हमारी बॉडी में बनेंगी, क्लियर है? परफेक्ट क्वांटिटी में ये होंगी। डिपेंड किस पे करता है? हमारे डाइट के ऊपर, ठीक है। इसको नोट करेंगे। क्यों चाहिए हमें डाइट? क्यों चाहिए होता है? ताकि रस, रक्त, मांस जो हमारी सप्त धातुएं हैं उसकी पूर्ति होती रहे। अतः स्वस्थ रहने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति एवं दीर्घायु प्राप्ति हेतु तथा रोगों से बचने के लिए संतुलित आहार का उपयोग परम आवश्यक है। किस किस चीज के लिए? हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, आपके दीर्घायु, लॉन्ग एज, लंबी आयु के लिए, और किसके लिए? डिजीजेस से बचने के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है।
संतुलित आहार, बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बैलेंस डाइट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ये जो हमारी सप्त धातुएं हैं ये पुष्ट नहीं होंगी। क्लियर है? सामान्यतः संतुलित आहार के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? बैलेंस डाइट के अंडर में क्या आता है? प्रोटीन। इसको नोट करेंगे। बैलेंस डाइट के अंतर्गत क्या आती हैं? प्रोटीन, कार्ब्स, वसा फैट, खनिज और लवण। सर जी। सर जैसे कि कैलोरीज, पतला कोई इंसान है तो हम्म। उसमें अगर कैलोरी की कमी हो तो वो अगर मीठा खाने से मतलब बॉडी ये ज्यादा फूलता है, मतलब मोटापा होता है ऐसा बोलते हैं। तो सर जिसको पतला इंसान है और अगर ये पतला इंसान है और कैलोरीज की कमी है तो वो अगर मीठा खाए तो। देखिए, डिपेंड करता है कि उस मीठे में कैलोरीज कितनी है। क्लियर है? ये आपके देखिए बैलेंस डाइट के अंतर्गत क्या क्या आई हैं? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, आपका मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, विटामिन्स एवं वाटर। अब देखिए कि उस हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि उसको किस चीज की जरूरत है, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहता है कि उसको किस चीज की नीड है, तब तक हम उसको डाइट प्रेफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? हमें नहीं पता कि हो सकता कोई दिक्कत हो, है ना? तो ये चीजें सोच समझकर ही डाइट प्रेफर किया जाता है। क्लियर है ना? आगे हम देखेंगे कि डाइट को जो प्रभावित करने वाले भी कारक हैं। आपका सीजन हो गया, क्योंकि सीजन के हिसाब से अलग अलग डाइट हो सकते हैं ना। आपकी जगह हो गई, कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है, कोई समतल पे है, तो उसका डाइट अलग होगा नहीं होगा? होगा होगा सर जी। ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो पूरे दिन भर हार्ड वर्क कर रहा है और एक नॉर्मल सो रहा है या तो घर पे बैठ के ही कार्य कर रहा है, क्या वो दोनों में अलग डाइट नहीं होगा? होगा। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है ना? आगे हम ये चीजें और भी देखेंगे अभी, तो आपको पूरा क्लियर हो बॉडी जाएगा। सर बॉडी में जो दोष होते हैं उनसे भी इफेक्ट डालता है ना। अभी वो डाइट। ऋतुचर्या में भी बताऊंगा मैं। अभी अभी जो ऋतुचर्या हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वात पित्त कफ कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा आयुर्वेदा है सिलेबस में। ठीक है ना? अभी इसी में हमें पढ़ने को मिल जाएगा आपको, ये उसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल जवाब देंगे हम। ठीक है? एवं जल की मात्रा का निश्चित परिमाण में उपयोग संतुलित आहार में परम आवश्यक है। इन जो हमने 6 चीजें पढ़ी, ठीक है, प्रोटीन, कार्ब्स, आपके फैट, मिनरल्स, वाटर्स, विटामिन्स एंड वाटर, इनको कितनी क्वांटिटी में यूज करना है? एक निश्चित क्वांटिटी में यूज करना ही संतुलित आहार है। और अगर ये निश्चित क्वांटिटी में जितना हमें चाहिए अगर उस क्वांटिटी में नहीं है तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। क्लियर है? आधुनिक मतानुसार संतुलित आहार, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार संतुलित आहार को निम्न 6 भागों में विभक्त किया गया है। कितने में कैटेगराइज किया है इसको? 6। लेटेस्ट जो है वो 6 भागों में इसको किया है। अब देख लेते हैं वो 6 कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड क्या है? प्रोटीन्स। थर्ड क्या है? बसा फैट। फोर्थ क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। फिफ्थ क्या है? विटामिन। और सिक्स्थ क्या है? वाटर। इन 6 भागों में विभक्त किया गया है, कैटेगराइज किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि डाइट को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, तो कितने भागों में है? 6 भागों में।
या तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन एक बैलेंस डाइट का पार्ट है। क्लियर? इसको जी। नोट करके रखें कि कौन कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कितने जो एलिमेंट्स हैं? 6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी 6 तत्व को समाहित किया जाता है। कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसेसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेल्यूलोज। ठीक है, अब देखते हैं मोनोसैकेराइड ये क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से मोनोसैकेराइड सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इजी फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, आहार द्रव्यों के अंतर्गत जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों का पाचक नली में पाचन तथा मोनोसैकेराइड के रूप में ही उसका अवशोषण होता है। जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसका जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है? फूड पाइप, पाचक नली। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। ठीक है, मोनोसैकेराइड केवल एक इकाई या अणु के बने होते हैं, सिंगल। ठीक है, जैसे ग्लूकोज आदि का अवशोषण होने के लिए पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका सीधे ही जो आपका आंत होता है, हमने बताया था ना, ग्लूकोज का कहाँ पे होता है अवशोषण? याद है? मैंने बोला था ना कि इसका डाइजेशन नहीं होता है। इसका सिर्फ डाइजेशन होता है, इसका फॉर्म नहीं होता है, पूरा प्रोसेस नहीं होता है। वो ब्लड में जाता है ना सर, ऐसा कुछ तो नहीं? ये आपका इंटेस्टाइन में था, याद आया? सेलुलोज ग्लूकोज का था, आपका फ्रैक्टोज था, ये सारे ग्लूकोज के टाइप्स हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एवं सामान्यतः ग्लैक्टोज। फ्रैक्टोज कौन से होते हैं? जो फलों की होती हैं, जो फलों में मीठापन होता है ना, जो रस होता है फलों का, उसको फ्रैक्टोज कहते हैं। क्लियर? सेकंड क्या है? डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में यह कुछ जटिल प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण 2 मोनोसैकेराइड के द्वारा बना होता है। ये 2 मिलके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। आहार नाल के अंतर्गत इनके पाचन हेतु एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। याद है? 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, एंजाइम्स और सेकंड क्या था? इंसुलिन। हार्मोन्स थे और दूसरे क्या थे? हाँ हाँ, और याद नहीं आ रहा है अभी। बाकी सब कहाँ है? एंजाइम्स एक प्रकार होता है, हार्मोन्स दूसरा प्रकार है। यस,
ठीक है। सलाइवा भी एक प्रकार का एंजाइम है। यस, और हॉर्मोन्स तो जैसे अपने हमने बताया था कि काफी सारे एंजाइम्स निकलते हैं पाचन के लिए, याद है? जी जी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये चीजें याद हैं? जी जी लैट, है ना? इसको भी पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की। और इनका जो अवशोषण होता है कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। क्लियर? सर लार्ज और डाइऑक्साइड, स्मॉल। जी। सामान्यतः डाइसे क्लोराइड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। इक्सो शर्करा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इच्छु शर्करा शुगर केन को कहते हैं। शुगर केन पता है ना? इंक। ईख। गन्ना, ठीक है। पॉलीसैकेराइड 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के संयोजन से बने होते हैं। इनकी बनावट बहुत ही जटिल होती है, हार्ड होती है फॉर्मेशन। सभी प्रकार के पॉलीसैकेराइड का पाचन नहीं हो पाता, इसलिए सब्जियों के रेशे, फाइबर, जो वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर होती हैं, एंड सेल्यूलोज, ये बिना डाइजेस्ट हुए ही फूड पाइप के द्वारा आपके रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। पाचन क्रिया के समय, आपके डाइजेशन के टाइम में, एंजाइम्स के थ्रू कुछ जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसैकेराइड के रूप में टूट जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं वो। ठीक है। एवं आसानी से उनका आंतों द्वारा अवशोषण किया जाता है। मीन्स आपका इंटेस्टाइन द्वारा उसको अवशोषण को क्या बोलेंगे? एब्सॉर्ब करने, एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। किनके द्वारा? ये इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है। स्टार्च, स्टार्च की सामान्यतः उत्पत्ति जो होती है हरे पेड़ पौधों से होती है। किससे होती है? ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है। प्राय सभी प्रकार के अनाजों में जो आपके ग्रेन्स हैं, उनमें क्या क्या है? सभी में होते हैं। किन में होते हैं? गेहूं का आटा, फ्लोर व्हीट, चावल, राइस, मक्का, कॉर्न, आपका जौ, तथा दालों में। ठीक है। और किन में होते हैं स्टार्च? आलू, पोटैटो, अरबी, सब्जी होती है ना अरबी। सर सबसे ज्यादा आलू में होता है ना वैसे। जितने भी आपके जो जड़ वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। शकरकंदी, ठीक है, जिसको मीठा आलू भी कहते हैं, सहित जमीन के अंदर जितने भी होने वाली सब्जियां हैं, इनमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। ये कौन सा? 5th। ग्लाइकोजन को सफेद पाउडर के रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में जंतुओं की पेशियों एवं यकृत, यकृत आपका लीवर में उपलब्ध रहने वाला स्टार्च होता है। जब शरीर में
शर्करा की आवश्यकता नहीं होती है। शर्करा मीन्स स्वीट्स, शुगर। शुगर। ठीक है, जब बॉडी में शुगर की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, तो जंतु स्टार्च के रूप में यकृत एवं पेशियों में संग्रहित हो जाता है। किसमें हो जाता है? लीवर में। और आपकी पेशियां, मसल्स, पेशियां मसल्स होती है ना, मसल्स में इकट्ठा हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। शरीर के क्रियाशील होने पर, जब शरीर बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। याद है, मैंने लीवर में पढ़ाया था ये, कि जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। और कहाँ पे हो रहा था ये स्टोर? लीवर में। याद आया? जैसे ही हमारी बॉडी को नीड होती है ना ग्लूकोज की, ये वापिस ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को मिल जाता है। क्लियर है? और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकलता है? किस सेल से निकलता है? बोले तो नहीं। पेनक्रियाज में किस सेल से निकलता है पूछा मैंने। नहीं। इंसुलिन। बीटा सेल याद है? बीटा से। इतनी जल्दी कैसे भूल रहे हैं? रिवाइज नहीं कर रहे क्या? पेनक्रियाज को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पढ़ा है कभी? ये मैंने बताया था सर, जी सर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बाकी भी जवाब दें, नहीं तो मुझे पता नहीं होगा। ठीक है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे पीछे का भूलते जाएंगे। रिवीजन करना पड़ेगा सर, भूल गए। इसीलिए कह रहा हूं कि उसको आपको बार बार देखते रहना होगा, तब याद रहेगा वो। ठीक है, इंसुलिन ही चेंज करने का काम करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। क्लियर है? और इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को, क्वांटिटी को कंट्रोल में रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के द्वारा पेड़ पौधों की भित्तियां बनी हुई होती हैं, जो जो हमारे जो ट्रीज हैं। ठीक है, अतः सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है हमें? सेल्यूलोज किसमें मिलता है? फल में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जितने भी हमारे अनाज हैं। सेल्यूलोज का भोजन के साथ सेवन करने से, अगर इनके हम फूड के साथ कंज्यूम करते हैं, तो उससे होता क्या है? जो हमने बताया था, याद है, आहार नाल, फूड पाइप, उसमें एक प्रक्रिया होती है क्रमाकुंचन की। याद आया? फूड को नीचे सरकाने के लिए क्या करता है वो? क्लोज आ जाता है फिर फैल जाता है, क्लोज आ जाता है फिर फैल जाता है। याद आया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सर वहीं पे होते हैं ना फिर। यस, वो नीचे ले जाने। फिंगर आपका इसमें होता है, छोटी आंत में, विलई। याद आया? जी जी जी, सिलिटेट होके फिर और विलई किस चीज का काम करता है? अवशोषण का। फिल्ट। और वो फूड को रोक के रखने का काम करता है, जब तक पूरा अवशोषण ना हो जाए। क्लियर? ये यस। क्रमानुकंचन होता है ताकि आपका फूड नीचे आ सके।
क्लियर है ना? जिससे आहार द्रव्य पाचित होकर सुगमता से मल निष्कासन होता है। क्लियर हुआ? अगर नहीं निकलेगा, अगर क्रमानुकंचन नहीं होगा तो बाहर निकालेगा कैसे? क्लियर है ना? सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते, क्रमानुकुंचन को? क्रमानुकंचन बोलेंगे आपकी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपका फूड पाइप होता है ना, वो पहले आकुंचन होता है, पहले जैसे सिकुड़ता है और फिर फैल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। सर एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं ना कि जैसे एनाकोंडा होता है, वो जिस कोई भी खाना को निगलता है, डायरेक्टली निगलता है, तो कैसे जहां जहां वो नीचे जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। समझ में आया? वो प्रोसेस होता है जब वो, देखिए, फैलता है तो वो आगे की तरफ धकेलता है, जब वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है तो वो अंदर की तरफ धकेल देता है। क्लियर हुआ? सर यही या फिर प्रोसेस ऐसे भी हम कर हमारे फूड सकते हैं, पाइप में दंड दो होता है। तीन जैसे हम कर। सर ऐसे भी कह सकते हैं ना कि दंड धोते जब करते हैं हम, तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम ड्रेनल ट्यूब को अंदर लेके जाते हैं, वैसे वैसे महसूस होता है कि फैल रहा है। फिर जब अपने सांस को स्वेल करते हैं तो सर वहां पे लगता है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो फील हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं ना, तब ये प्रोसेस चलता रहता है। और अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेशन कंफर्म है। ठीक है, तो ये काम किसका है? सेल्यूलोज का। अगर ये नहीं हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? कब्ज होगा। और अगर ये प्रॉपर चलता रहा तो इससे कब्ज दूर होता है। क्लियर है ना? फूड पाइप में ही प्रॉब्लम की वजह से कब्ज होता है ना। क्यों? क्योंकि मल निष्कासन सही से नहीं हो पाता है। आपका जो वेस्ट मटेरियल अगर सही से नहीं निकल पाएगा तो वो बीच में रुकेगा। क्लियर है ना? जी और मैं पहले भी बता चुका हूं कि गैस क्यों बनता है। गैस का फॉर्मेशन मैं पहले बता चुका हूं। क्लियर है मीना जी? हेलो। बाकी सबको हाँ जी क्लियर है ना? सर। पिछली बार मैंने पढ़ाया था आपको डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन सिस्टम में मैंने बता दिया था कि गैस का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमने आज कितनी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा कि कार्ब जो हमारे जो भोजन है उसमें कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व। और जी कौन कौन से हैं वो पढ़ा। जी आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के जो 6 टाइप्स हैं, जो जी। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोनोसेक्योराइड, डाइसेक्योराइड, पॉलीसेक्योराइड, और स्टार्च, आज ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। क्लियर है? यस सर। सर आज हम मोनोसेकेराइड लोग, के भी आपने 3 टाइप्स बताए, हाँ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ये ग्लाइकोजन। मोनोसेक्योराइड के आपके, हाँ, 3 थे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। क्वेश्चन दे सकता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज किस कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? यस सर, तो मोनोसेकेराइड। मैंने सेक्योराइड, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो हम बेसिकली बहुत कम पढ़ते हैं या तो बहुत कम आता है ना? मैंने भी इससे पहले इसको नहीं पढ़ा था। क्लियर है? और आपका जो शुगर केन है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये किसके अंदर है? डाइसैकेराइड के अंतर्गत। क्लियर है? जी सर। आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो आप लोग फिर भूल जाएंगे। क्लियर है ना? कल हम लोग प्रोटीन के टाइप्स पढ़ेंगे।
और किससे मिलता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे चल के जब हम ये सारी चीजें 6 पढ़ लेंगे ना, तो हम फिर देखेंगे कि आगे एक बैलेंस डाइट क्या होता है, किस एज के लिए क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। ओवर करें। जी सर, थैंक यू। सर एक मैन बार शॉर्ट जी मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन में बता सकते हो सर, गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी में? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, सबसे पहला जो हमारा फूड होता है वो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, स्मॉल स्मॉल। इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो जितनी भी पाचन की क्रिया होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, यस सर। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट है, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, ठीक है। सबसे पहले इलियम में आता है, और इलियम में जब भोजन आता है तो वहां से एक HCl निकलता है, एंजाइम, पहले तो ठीक है। ड्यूटेनियम में आएगा ना। और स्प्लीन के थ्रू? पहले ड्यूडेनम में आएगा, जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, पहले ड्यूडेनम होगा, उसके बाद सेकंड आपका इलियम होगा, और जेजुनम होगा लास्ट में। क्लियर? जी। तो जो ड्यूडेनम में आता है, ठीक है, तो वहां पे उसको सरल बनाने के लिए HCl का निर्माण होता है। ये तो स्टमक में होता है ना सर, जो ये 3 आपका पैक? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। ये आपका सर स्टमक के HCl का फॉर्मेशन, सर आपने बोला ना HCl का फॉर्मेशन होता है, तो वो तो स्टमक में होता है ना? HCl का फॉर्मेशन आपका छोटी आंत के अंतर्गत होता है। ये जो पूरा है ना, छोटी ठीक। आंत और बड़ी आंत, जी। क्लियर है, ये सारा आपके पूरे। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर से बोलेंगे। सर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का मतलब सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का और होता है, बाकी जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उसका कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जी। जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही HCl मिलता है, अच्छा। क्लियर है। जी। और जो HCl होता है वो इतना हानि का वो है, ठीक है, एसिड जी जो है पीएच वैल्यू वो, का। हाँ, वो एसिड है आपका। तो वो जो निकलता है वो अगर आपके एक उंगली पे भी आ जाए ना, तो उंगली जला देगा आपकी। सर तो 0.4 होता है ना फिर? यस। सर स्टमक में आएगा ना सबसे पहले HCl तो वही मेरे को भी हम सर यहाँ कंफ्यूजन यही हो रहा है। आप स्मॉल हमने इंटेस्टाइन कहाँ बोल। देखा था, स्टमक में एक आएगा। सेकंड, सर एक मिनट, एक मैं मतलब उसको क्लियर वैसे कर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सर स्टार्टिंग वैसे हमारे माउथ टू सलाइवा, फिर विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप, देन स्टमक में, फिर वहां पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें आप 3 टाइप्स का ये चीज बताओगे, डेड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। फिर उसके बाद सर यहाँ पे सारे प्रोटीन्स वगैरह जितने ये सब चीज होता है, केमिकल फॉर्मेशन, सारा ये चीज यहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 3 चीजें होती है ना, ये स्टमक का पार्ट है, ठीक है। जी। कार्डियक, फंडिक और और पाइलोरिक, पायलूरिक। ठीक है। HCl कहाँ आता है, कार्डियक आप। में, जी। क्लियर तो ये क्लियर है। सर स्टमक में ही है ना फिर? ये आपका स्टमक का भाग हो गया, ठीक है। जी। सबसे जी। पहले जो स्टार्ट होता है वो माउथ गुहा से स्टार्ट होता है, ऑरल बक्कल कैविटी, ठीक है। और जो हाँ जी। यहां से निकलता है वो यहाँ पे 3 जोड़ी आपकी निकलती है, ठीक है। सबलिंगुअल हो गया, पैरोटिड ग्रंथि हो गया, और सब मेडुबुलर, ये 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है। जी। उसके बाद आपका लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस, ठीक है। उसके जी। बाद जो भोजन आता है वो कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक में ये 4 घंटे तक आता है, रहता है, अच्छा। जी सर। ठीक है। और इसके 3 पार्ट हैं, कार्डियक जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है फंडिक, और थर्ड है इसका पाइलोरिक, पायलूरिक। क्लियर है। जी। कार्डियक में आपका HCl निकलता है जिसका pH वैल्यू 2 है, 0. अच्छा, ट्रू। 0.2, जी।
0.2 नहीं है, 2 है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, पीएच वैल्यू ना सर इसके? पीएच वैल्यू। जी। और ये जो जितने भी जीवाणु होते हैं आपकी बैक्टीरिया, उसको खत्म करता है। और जो आपका भोजन है उसको तोड़ने का काम करता है। हम्म, क्लियर है। और जो जी। फंडिक होता है, इसमें आपका रूजी होता है। रोजी? जो आपने जो बोला था मैंने, विलई जो आपका होता है, जो रूजी टाइप होता है ना, वो कांटे नुमा टाइप का होता है। हाँ, सिलिटेट सर होता है जो मतलब मूव करते रहता है वहां पे। ठीक है। जो कांटे नुमा होता है ना रूजी, वो जी। भोजन को रोकने का काम करता है। जी। ये सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपका पाइलोरिक, जहां जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। जी। जिसका काम क्या है? रेनिन का दूध से दही, और पेप्सिन का प्रोटीन से पेप्टोन। ये कन्वर्ट करते हैं। जी। क्लियर है। जी। इसके बाद जो आपका भोजन आता है वो कहाँ आता है? छोटी आंत में। पहले छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। सर प्रोटीन से आपने क्या बोला? पाइलोरी क्या बोला सर? प्रोटीन से? प्रोटीन, आपका जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा। ठीक है। जी। ये चीजें आपकी हैं। क्लियर है। फिर आपका जी। छोटी आंत में जो आता है, उसके बाद आपका होता है जो छोटी आंत में है, आपका ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। जी। ठीक है। तो यहां अवशोषण होता है आपका किसमें? इलियम में। जी। जो भी ठीक है। केमिकल। जी। इन चीजों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा। जी सर ठीक है। और ये पूछना ही है सर, जैसे आपने कार्डियक में तो पीएच वैल्यू इसके 2% ही बोला डायरेक्टली, तो सर वैसे तो नॉर्मल इसके पीएच वैल्यू 0.4 होता है ना, या केवल हाँ, 4 कई होता जगह है? पे 0.4 देखने को मिलता है, लेकिन कई जगहों पे इसका 2 है। अच्छा, तो सर ठीक ये है। केवल कार्डियक में ही होगा, फिर फंडस पाइलोरिक में कुछ नहीं होगा फिर? नहीं, HCl कार्डियक में निकलता है सिर्फ। जी। जी। अच्छा ठीक सर, है। और इसमें और उसी के कार्डियक कारण में गैस का फॉर्मेशन होता है। जी। अगर अच्छा, इसमें। आपने HCl, आपने कार्डियक को फुल भर दिया, हम्म। ठीक है, तो उसके लिए HCl अधिक निकालना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। HCl जब अधिक निकालेगा तो आप फिर सोच सकते हैं क्या होगा। सर बॉडी ठीक है। पेन। तो ये चीजें थी। सर तो वैसे एक और है ऑटो, जैसे बॉडी में आप बोल रहे हो ना बैक्टीरिया वगैरह हम्म का ब्रेक डाउन होता है कार्डियक में, तो सर कुछ नाम बता सकते हो उस बैक्टीरिया का कुछ? बैक्टीरिया, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। इसमें नॉर्मल ये चीजें हैं कि जिस भी टाइप की बैक्टीरिया जाती हैं अंदर, जी। ठीक है, उसका जो मारने का काम होता है वो यही हो जाता है। अच्छा। वो HCl की वजह से ही मर जाते हैं। जी। क्लियर है। बच्चों को देखें, वो कुछ भी निगल लेते हैं। हाँ जी सर। तो फिर अगर नहीं मरेंगे तो फिर वो आगे जाके दिक्कत नहीं करेंगे क्या? जी। जी। ठीक है। जी। जी, इसी को सर कहेंगे ना, तो व्हाइट वोम वगैरह बनने लगते हैं, इसी के सर उससे होता है फिर? क्रीमी वगैरह जो होते हैं। जी। ठीक है।